हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं सेट थ्री का पार्ट नंबर 2 कराने वाला हूं। जैसे कि आप स्टूडेंट ने सेट थ्री का पार्ट 1 का आपने देख लिया होगा, जिसके अंदर आप स्टूडेंट को मैं सारे सारे एमसी क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करा दिए थे। ये जो आप स्टूडेंट को पता चल ही रहा होगा कि क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर आपका पीरियड एग्जाम 2025-26 का आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, क्वेश्चन पेपर आपका 3 है। जिससे पहले मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए 2 क्वेश्चन पेपर करा दिया है। आपको मैं 3 से 4 टोटल 4 क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि आपके स्टूडेंट का 100% जो पेपर आएगा मेरे इन सारे 4 क्वेश्चन पेपर से ही आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ। इसके 4 क्वेश्चन पेपर के आपके प्रैक्टिस कर ले तो आप पीरियड एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं भी पढ़े लिखे, कुछ भी नहीं हो, 2 महीने कुछ नहीं भी पढ़े हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको तभी भी हमारे 4 के 4 क्वेश्चन पेपर के सारे एमसी क्वेश्चन से लेकर के 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लेता हो। मैं लिख करके देखता हूँ, सारे सारे क्वेश्चन इसमें से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सभी के सभी वीडियोस को, मेरे सारे सारे वीडियोस को देख लेना और अपना 80 में से 80 मार्क पूरा पक्का कर लेना। आज की इस क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी सब वीडियो का लिंक आपको मैं, दोनों क्वेश्चन पेपर का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। और इस वाले क्लास को शुरू से एंड तक पूरा देखना और क्लास पूरा फोकस बनाए हुए रहना। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए, और आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के मैं आपको देते रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक, एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करना प्लीज। एंड सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। और आपको पीडीएफ क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा वहां पर। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा है पीरियड एग्जाम का 25-26 का आएगा, और ये क्वेश्चन पेपर आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें भी आपका काम देगा, आपको 100% आपका काम आएगा। तो इसको भी आप कर लेना। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आपका काम आएगा, दोनों के अंदर काम आएगा, क्योंकि आपको पता है फुल ऑफ सिलेबस आपका आ रहा है। चलो करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन से हमारे स्टार्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वह आपका 10th है। आपको पता ही होगा कि थोड़ा सा ना आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना, चेंज हो चुका है इस साल का। तो पहले देखते हैं, देखो मानव पाचन तंत्र। देखो मैं कैसे आपको करा रहा हूँ, पहले क्लास शुरुआत में बता दूं आपको। सबसे पहले मैंने 1 मार्क्स 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, फिर 2 मार्क्स वाले, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे करके हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक भूमिका बताइए। ठीक है, प्रत्येक की एक भूमिका बताइए। चलो ठीक है, तो हृदय कोलिक अम्ल या डिक्रोम का हमारे को बताना है। मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक, ठीक है, प्रत्येक की एक भूमिका, मतलब कि कोई में से प्रत्येक की एक भूमिका बताइए। मैं दोनों बोल रखा है ना, दोनों को करना है ना। ठीक है, तो हमारे प्रत्येक की भूमिका, एक की भूमिका बताना है, मतलब दोनों ही करने का। ठीक है, मतलब प्रत्येक की, हर एक की क्या करना बताना, आपको भूमिका बताना, मतलब कि एचसीएल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्लों का एचसीएल का भूमिका क्या है, दिग्रोम का भूमिका क्या है, वह हमको बताना है। चलो बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, बताते हैं इसका आंसर है आपका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में अम्लीय माध्यम बनाता है, जो पाचक एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है और भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है। तो हमारा बेसिकली ये क्या करता है, पेट में अम्लीय माध्यम बनाता है, जो पाचक एंजाइमों को सक्रिय करता है, मतलब कि जिससे कि हमारे जो खाना का भोजन का ना, ये पाचक एंजाइमो, मतलब कि जो खाना पचाने वाले एंजाइम होता है उसको सक्रिय करता है, एक्टिव कर देता है, जिससे हमारा खाना पच जाता है। यहाँ पे एक चीज ऐड करते हैं जिससे हमारा भोजन पच जाता है, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, ऐसा लिखना। और भोजन के साथ जो अभी आए कीटाणु टाणु होता है उसको भी नष्ट कर देता है। तो इसकी भूमिका, एचसीएल की भूमिका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका ये है। ठीक। नेक्स्ट आपका आता है दिग्रोम। दिग्रोम क्या करता है, देखो छोटी आंत में आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाली उंगलियां नुमा संरचना है। ठीक है, उंगली की तरह संरचना होता है। कैसा होता है उसको मैं आपका पिक्चर भी दिखा दूंगा। और जो पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, तो पचे हुए भोजन के लिए सतह क्षेत्र को क्या बढ़ाता है, बस। ठीक है, तो आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ, पिक्चर। ये तो कुछ इस प्रकार से, तो छोटी आंत के अंदर में ना, छोटी आंत के अंदर में आपका ये उंगली न्यूमा इस प्रकार से संरचना बन जाता है। ठीक है, पचे हुए भोजन के लिए अतिरिक्त जगह को बढ़ाता है। बाकी छोटी आंत आपको पता ही है वो क्या कहते हैं, ये सब आपकी छोटी आंत होती है। ये जो आंत आपको छोटी आंत है, और ये वाला आपका बड़ी आंत होता है। ठीक है, ये छोटी आंत है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है। ए बी दोनों में से किसी एक का उत्तर हमारे को देना है, ए या बी दोनों में से एक का। ठीक है, तो हम तो दोनों को ही करके चलेंगे।
तो पहला आपका ए है, 2 नंबर वाला ये, दोहरा परिसंचरण क्या है? दोहरा परिसंचरण संचरण क्या है हमारे को बताना है। देखो दोहरा मतलब कि 2 बार, दो। देखो, तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण एक विशिष्ट रक्त प्रवाह प्रणाली है, जहां रक्त प्रत्येक पूर्ण चक्र के दौरान, ठीक है, पूर्ण चक्र के दौरान हृदय से 2 बार गुजरता है, जिससे ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन सहित और ऑक्सीजन रहित रक्त का कुशल पृथक्करण अलग सुनिश्चित होता है। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि हमारा जो पूरा जो रक्त प्रवाह जो हमारा होता है, ठीक है, रक्त प्रवाह जो प्रणाली है हमारा, ठीक है, तो वहां पर जो रक्त है ना, जहां रक्त प्रत्येक पूर्ण चक्र में, मतलब कि एक पूरे चक्र के अंदर में हमारा जो, जैसे कि हमारा पहला हृदय है, एक हमारा हृदय, आपको पता है हमारे हृदय के 2 हिस्से आएंगे। एक का सबसे पहले क्या होता है, हमारा पूरा रक्त जाता है, ठीक है, एक चक्र की बात करें हम, हमारे शरीर के अंदर पूरा पूरा क्या जाएगा, एक भाग से, ठीक है, एक भाग से ऑक्सीजन वाला रक्त हमारे पूरे शरीर में जाएगा, ठीक है, और पूरे शरीर से वापस में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हमारा रक्त आएगा, वह हमारे दूसरे हृदय के दूसरे वाले भाग में आएगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हमारा जो ऑक्सीजन आएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा, रक्त तो हमारे अंदर ही रहेगा। तो एक पूरे चक्र के अंदर हमारा जो होता है रक्त होता है, हमारे जो हृदय से 2 बार गुजरता है, इसी को हम क्या करते हैं, परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, हृदय के दाहिने और बाएं भाग को अलग करना क्यों उपयोगी है? दाहिने और बाएं, मतलब कि हृदय के 2 भाग है, तो उसको दोनों का अलग अलग भाग को अलग करना क्यों जरूरी है? पता है, सबको ही पता है, क्योंकि ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन वाले, जैसे कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को मिलने से रोकने के लिए, ठीक है, तो हमारे दोनों मिल ना जाए, इसलिए अलग हमारा दोनों जो भाग होता है, ठीक है, वह अलग अलग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पहला आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किन जीवों में तीन कक्षीय हृदय होता है? 3 कक्ष वाले हृदय होते हैं, ठीक है, तो देखो, तो ये आपके अधिकतर जो बात करी जाए, अभिसारिण सरीसृप हो गया, मतलब रेंगने वाले जो भी जीव रहते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, इन सब में 3 हृदय कक्षीय होते हैं, ठीक है, इनका कारण भी आपको आगे पता चल जाएगा। और उभयचर, जैसे कि आपका मेंढक हो गया, उसका होता है, ठीक है। और इसका देखो अगला, बी, उनके हृदय 3 कक्षे क्यों होते हैं? ठीक है, सही क्वेश्चन है, क्यों होते हैं 3 कक्षे? तो 3 कक्षीय हृदय उभयचरों या सरीसृपों की दोहरी, ठीक है, दोहरी जीवन शैली के लिए अनुकूलन है। दोहरी जीवन शैली का मतलब है कि ये पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, इसके कारण, ठीक है, और जो नम त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन भी, और नम त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन भी अवशोषित कर सकते हैं, और नाक से भी ले, कोई कोई व्यक्ति, कोई कोई जानवर ऐसे होते हैं कि जो नाक से भी लेते हैं, त्वचा से भी लेते हैं, और ये उन्हें पानी और जमीन दोनों पर प्रभावी ढंग से कार्य करने की अनुमति देता है, ठीक है। 3 कक्षे इसलिए रहते हैं ताकि उनकी जो दोहरी जीवन शैली है, पानी में भी रहने का और अपना सतह पे भी रहने का, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए जीवों को वह क्या करता है, अनुकूल बनाता है, ठीक है, तो ये कारण आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 12, तो उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त शब्द का नाम बताएं जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, और 2 तरीके बताएं जिनसे यह पदार्थ परितंत्र के विभिन्न घटकों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा जो नाम हो गया, हमारा प्लास्टिक, कांच, ये हमारे जो आएंगे पदार्थ आएंगे, और किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, परिवहन जमा होते हैं, रहते हैं, और जिससे भूमि हो गया, जल हो गया, प्रदूषण होता है। और नेक्स्ट आपका आएगा, छोटे जानवर या समुद्री जीव इन पदार्थों को भोजन समझ कर खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपका कारण है, ये पदार्थ है, ठीक है, इनके नुकसान ये वाले हैं। तो ये हमारे यहाँ तक 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ तक आएंगे, आगे भी क्वेश्चन हैं आपके, एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे दिया गया है। पहले 2 नंबर वाले करेंगे, फिर हम आगे 3 नंबर वाला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 25, एक तांबे के सिक्के को कुछ समय के लिए सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाया जाता है, डुबो कर रखा जाता है, और सिक्के और घोल के रंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो सिक्का जो हमारा आएगा, तांबे का सिक्का आएगा, वह क्या कर लेगा, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर लेगा। चलो देखते हैं, देखो, तो हमारा ये आएगा, सिक्के का सिल्वर धातु, ठीक है, सिल्वर धातु धातु की चमकदार परत जम जाएगी सिक्के पर, ठीक है, सिक्के पर, ठीक है, जो सिक्के पर सिक्का है हमारा, सिक्के पर सिल्वर धातु की चमकदार परत जम जाएगी, और घोल घोल का रंग रंगीन से नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घोल का रंग रंगीन से नीला हो जाएगा। अब क्या होता है, सिक्का हमारा क्या होता है, कॉपर का होता है, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट है,
सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 है। इससे अभिक्रिया कर हमारा क्या बनेगा, हमारा कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर हमारा अलग हो जाएगा। और सिल्वर जो आपका अलग हो जाएगा वह जो सिक्के पर वह क्या हो जाएगा, चमकदार परत के रूप में जमा हो जाएगा। तो ये आपका है। बाकी हमारे को पूछा गया, कितना पूछा गया था, हमारे को समीकरण नहीं पूछा गया था, यहाँ तक भी लिखो चलेगा, बाकी समीकरण याद कर लेना। ये लिख दोगे तो आप पूरा नंबर, मतलब कि पूरे नंबर तो वैसे भी मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे और भी क्वेश्चन है, दोनों मोबाइल है, इसको कंप्लीट कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने में 33। यदि एक गोलाकार दर्पण द्वारा उसके सामने रखे वस्तु की किसी, ठीक है, वस्तु की किसी की सभी स्थिति के लिए बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होता है, तो वह किस प्रकार का दर्पण है। देखो यदि गोलाकार दर्पण है, ठीक है, और उसके सामने रखी वस्तु, ठीक है, उसके सामने रखी वस्तु की सभी स्थिति मतलब कहीं पे भी आप रख दो, ठीक है, आप कहीं पे वस्तु को रख दो, तो जो प्रतिबिंब आपका बनता है वह हमेशा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। तो वह किस प्रकार का दर्पण है, हमारे को ये बताना है। अपने उत्तर के समर्थन में एक नामांकित किरण आरेख भी हमारे को बताना है। चलो बनाते हैं। तो इस दर्पण का जो नाम है आपका होता है उत्तल दर्पण है। उसके किसी भी स्थिति पे ना, हम किसी भी वस्तु के किसी भी स्थिति पर हम रख दें, वस्तु को हम क्या करें, किसी भी स्थिति पे रख दें, तो वह हमेशा क्या बनेगा हमारा, सीधा बनेगा। और एक क्या बोला गया था, ठीक है, तो और एक चीज और, रुक जाओ, सीधा बनेगा और हमारा छोटा बनेगा, सीधा और छोटा बनेगा। तो इसके हिसाब से तो ये तो बड़ा बनना है, ये तो बड़ा बनना है, छोटा बनेगा तो फिर तो ये गलत है। इस वाले क्वेश्चन पेपर देखो, दर्पण का नाम तो उत्तल दर्पण ही है, ठीक है। किरण आरेख जो आपका है ना, वह किरण आरेख आपका गलत है। किरण आरेख का मैं क्या करूंगा, अपने पोस्ट में डाल दूंगा इसको, ठीक है, पोस्ट में डाल दूंगा। जो पोस्ट वाला सेशन होता है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे आप, पोस्ट वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, पोस्ट के सेशन में जाना, ठीक है, तो वहां पर आपको मैं डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, तो अपना दर्पण का नाम उत्तल दर्पण है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 34। देखो विकल्प ए या दो में किसी में से एक उत्तर हमारे को देना है, ठीक है, किसी एक का उत्तर हमारे को देना है। तो पहला हमारा क्या आएगा, देखो ए, हम तो दोनों का ही उत्तर देंगे। विद्युत परिपथ और विद्युत और उपकरणों में समानता उपयोग किए जाने वाले दो सुरक्षा उपयोगों के नाम बताइए। ठीक है, विद्युत परिपथ हो गया आपका, या और उपकरणों में समानता उपयोग किए जाने वाले दो सुरक्षा उपकरणों के नाम हमारे को बताना है। ठीक है, तो ये तो आसानी है। जैसे ये हमारा फ्यूज हो गया, एमसी बॉक्स हो गया, स्विच हो गया, भू संपर्क तार हो गया, ये सब हमारे को परिपथ हो गया। ठीक है, विद्युत परिपथ हो गया आपका। और इसके अंदर विद्युत परिपथ के अंदर में उपकरणों के अंदर में ये सब लगाया जाता है, जिससे कि हमारा क्या हो, जिससे कि हमारा कभी भी अधिक से अधिक मात्रा में हमारा जो कभी, जैसे कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत विद्युत धारा, हाई वोल्टेज आ रहा हो, ठीक है, हाई वोल्टेज आपका हो, तो उससे क्या करें उसको ना, आगे विद्युत को, जिससे जिससे ना हमारे जो अपने सारे सारे जो भी क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ है हमारा, सर्किट है का, जितने भी हमारे बोर्ड सब लगे पड़े हैं, लाइट सब लगे पड़े हुए हैं, तार सब है हमारे, ठीक है, सबके सभी खराब ना हो जाए। ठीक है, अधिक मात्रा में हाई वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज आने पर हमारे सारे जितने भी हमारे जो मीटर वीटर सब कुछ लगा सबके सब फूक जाएगा ना, तो इसलिए हमारा फ्यूज हो गया और स्विच बॉक्स हो गया, एमसी बॉक्स हो गया, स्विच हो गया, ये सब लगाया जाता है, जिससे कि वह क्या करते हैं, आगे करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं, ठीक है, और पूरे जो विद्युत परिपथ होता है ना उसको तोड़ देते हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, अथवा वाला क्वेश्चन है, इसका आएगा, ये भी आप बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बी, दर्शाइए कि आप तीन प्रतिरोधकों को जिसमें प्रतिरोध का प्रत्येक, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना आएगा, 9 ओम है, ठीक है, 9 ओम है, और किस प्रकार जोड़े ताकि संयोजन का तुल्य जो प्रतिरोध आपका अपना 13 13.5, ठीक है, 13.5 हो जाए और आपका 6 ओम हो जाए। तो किस प्रकार से जोड़े, आपको देखो पता है कि किसी भी परिपथ के अंदर में हम जो प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक है, परिपथ के अंदर में। पहला तो एक तो होता है श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है हमारा पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम में हम उसको बटे में करके जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में हम कहते हैं सीधे सीधे हम आर आर को जोड़ देते हैं बस। ठीक है, तो हमारे को पहले में देखो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, का प्रतिरोध हमारा 9 है, और हमारे को जोड़ना है क्या है, प्रत्येक पहले का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 13.5 होना चाहिए, दूसरे का हमारा 6 होना चाहिए। चलो देखो कैसे कैसे होगा।
तो पहले के हम बात करते हैं, जब हम इसको हमारे को कितना चाहिए, पहले हमारे को 13.5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दो प्रतिरोध होगा। ठीक है, इसमें हमारे को प्रतिरोध की संख्या दे रखा है क्या, तीन प्रतिरोधक है टोटल। ठीक है, तीन हमारे तीन आर को हम तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ेंगे कि हमारा 13.5 हो जाए। तो सबसे पहले हम दो को क्या करेंगे, हम दो को पांच क्रम में जोड़ेंगे। पहले दो को हम पांच क्रम में समांतर में जोड़ेंगे, समांतर में 1/9। ठीक है, तो हमारा आर क्या हो जाएगा, एक ऊपर में रहेगा, एक का एक वैसे का वैसे, और आर क्या हमारा 9 है, 1/9 1/9। दोनों हमारे क्या सेम है, हर हर जब हमारा सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाता है, तो एक एक दो हो गया और 2/9 हो गया। इसको ऊपर नीचे भाग करोगे तो आपको कितना आएगा। ठीक है, तो अब देखो अगला, नो ऐसे होना चाहिए ना, नीचे सेम है, एक आ गया, 1/9 आएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, ऊपर नीचे काटोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे काटोगे ना जब आप, तो 1/4.5 आ जाएगा। तो उसको फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे ना, 1/r को 1/4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे गुना, इससे गुना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब अगला देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो दो को जोड़ने पर हमारा 4.5 आ गया। अब हमारे को क्या करेंगे, एक को ना हम क्या करेंगे, एक को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, आर आर को हम क्या करेंगे, जो हमारा जो आर आया ऊपर वाले को, हम इसको एक को 4.5 को हम 9 में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 13.5 आ जाएगा। दो को पांच क्रम में, एक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट को देखो, हमारे को अब 6 ओम लाना है। ठीक है, 6 ओम लाना है, चलो करते हैं। तो पहले दो श्रेणी क्रम को संयोजन करने पर, पहले दो को श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ गया, हमारा नौ, नौ नौ कितना हो गया हमारा, 18 18 ओम आ गया। अब अगले तीसरे को हम समांतर में जोड़ेंगे, तो 1/18 वैसे के वैसे लिखे, हमने लिख दिया। और इसमें हम जोड़ रहे हैं 1/18 प्लस में 1/9, दोनों को जोड़ेंगे, हमारे कितना आ जाएगा, हमारे सबसे पहले देखो नीचे वाले क्या करना पड़ेगा, हमें एल्शियम लेना पड़ेगा। 18 और 9 को एल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 18, दो से इसको भाग करोगे। एक सेकंड पहले लैपटॉप को थोड़ा चार्जिंग में लगा दिया जाए। ठीक है, तो देखो, तो दो से इसको भाग करोगे पहले तो 9 से नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 9 बार में। ठीक है, दो के पाड़े में 18 कितने बार, 9 बार में आता है। अब इसे तीन से ही कटेंगे, तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तो हमारे कितना एल्सियम कितना आ गया, दो गुने दो, दो तिहाई छः, छः तिहाई 18, एल्सियम 18 कितना है, 18 आया हमारा। और देखो, अब हमारे को क्या करना है, नीचे वाली संख्या से भाग करना। मैं जो जो बता रहा हूँ वही करना। ठीक है, नीचे वाली संख्या से भाग करना, ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना। मैं जो जिस तरीके से करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो नीचे वाली संख्या से भाग करोगे, ठीक है, जो भाग करके आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना। 18 को 18 से भाग करोगे कितना आएगा, आपका एक आएगा। एक को फिर से, अब जो एक आया ना आपका, उसको एक से गुना कर दो, एक ही आया। ठीक है, अब अगला क्या आएगा, नीचे वाली संख्या से, अब इस वाले का करेंगे हम, 9 को 18 से भाग करेंगे, हमारे कितना आएगा, दो आएगा। दो को एक बार से गुना कर दो, एक से गुना कर दो तो दो आ गया। तो एक कितना हो गया, एक और दो तीन हो गया, 3/18 हो गया। इसको ऊपर नीचे काटेंगे, 1/18 होगा। अब जब 1/18 1/r को बराबर में हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये से गुना ये से गुना, तो आर बराबर हमारा 6 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जोड़ना था हमारे को। ठीक है, तो हमारे दो नंबर वाले सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जितने क्वेश्चन आगे जो तीन नंबर वाले क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू से स्टार्ट करेंगे तीन नंबर वाले क्वेश्चन। अब आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को दो नंबर वाले क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो बता देना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलो करते हैं तीन नंबर वाले क्वेश्चन को। तो तीन नंबर क्वेश्चन का आपका है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 13। ठीक है, अंतस्रावी तंत्र के संबंध में आप क्या व्याख्या करेंगे यदि। ठीक है, अंतस्रावी तंत्र, आपको पता है अंतस्रावी तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर से हार्मोन्स को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, रिलीज करता है, बनाता है, उत्पन्न करता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, और देखो पहला आपका ऑप्शन आएगा, आप पहाड़ी में रहने वाले लोगों में गर्दन में सूजन देखते हैं, तो इसमें बताओ अब क्या आएगा, इसमें कौन से हार्मोन से जो गर्दन के अंदर में सूजन आ जाता है। ठीक, आपको पता होगा आयोडीन की कमी से ये हो जाता है, और उसकी बीमारी को हम क्या कहते हैं, तो पहले इसको हम लोग गायोटर गायोटर इसको बीमारी को हम, बीमारी का नाम क्या, हमारे गायोटर बीमारी से पीड़ित है, जो आयोडीन की कमी से होता है। और अब हमारा जो ग्रंथि का नाम क्या है इसका, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन और हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हमारा अपटू ग्रंथि के अंदर हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है, हार्मोन नहीं बनता है ना, जिसके कारण हमारे गले के अंदर में क्या हो जाता है, सूजन होने लग जाता है। ठीक है, पहले शुरुआती इलाकों में ना ये बहुत ज्यादा बड़ा करता था, गले में के अंदर में सूजन। अब बहुत ज्यादा कम हो गया क्योंकि आयोडीन सबको मिल जाता है, तो आयोडीन सबके सब खाते ही हैं। नेक्स्ट देखो आप अगला बी है,
बाल अवस्था में वृद्धि हार्मोन का अतिस्राव होता है। ठीक है, बाल अवस्था में, बच्चा ये अवस्था के अंदर में वृद्धि हार्मोन का अतिस्राव होता है, मतलब कि वृद्धि हार्मोन क्या है, तो बहुत ज्यादा बन रहा है उसका, तो इससे क्या प्रभाव होगा बताओ, इससे क्या होगा। तो हमारे देखो पहले बीस ग्रंथि द्वारा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन के कारण जिससे हड्डी का आकार बढ़ जाता है। तो हमारा जो वृद्धि हार्मोन होता है वह कहाँ किस में बनता है, आपका पीयूष ग्रंथि के अंदर में बनता है आपका है बस। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, और जिसके कारण हमारे हड्डी का आकार क्या बढ़ जाता है। तो हमारे को बेसिकली इस समय बताना क्या है वह समझ लो हमारे को। इसके जो पहले तो हमारे को कहाँ से पे बनता है, अंतस्रावी ग्रंथि के अंदर में वह कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि के अंदर बनता है और आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन है बस। तो वृद्धि हार्मोन सिर्फ किस ग्रंथि के अंदर बनता है, इसका कोई नाम नहीं है वैसे। ठीक है, ऐसे बताना है हमारे को। नेक्स्ट आपका है 13 वर्ष की आयु के बालकों के चेहरे पर बाल विकसित होते हैं। 13 वर्ष के बाल मतलब कि मूछ उछ आ जाना, दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाना, ये सब चीजें। ठीक है, तो क्यों आता है, तो इसका कारण क्या है देखो, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन के कारण होता हैगा, जिससे कि 10 या 12 वर्ष के बच्चों में यौन आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसके अंदर उत्पन्न होने लग जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, बस इतना लिख देना, इतना लिख देना आप। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन में बनने के, स्रावन मतलब बनना के कारण होता है, जिससे कि 10 से 12 वर्ष के बच्चों में यौन आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तब बताना था हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 14। जीजी द्वारा निरूपित हरे, ठीक है, जीजी द्वारा द्वारा निरूपित हरे तने वाले टमाटर के पौधों को बैंगनी तने वाले टमाटर के पौधों के साथ संकरण कराया जाता है, जिससे कि जिसे जीजी द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब कि हरे पौधों को हम कैसे, हरे हरे तने वाले टमाटर उसको हम कैपिटल जीजी है, और बैंगनी तने वाले जो हमारे पौधे हैं उसको हम स्मॉल जीजी से कर रहे हैं, दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन आएगा, पहला आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उनकी पहल F1 संतति में तने के किस रंग की अपेक्षा करेंगे। देखो पहले जो हमारा कैपिटल जो हमारा होता है, आंसर को डायरेक्ट समझाता हूँ। देखो पहली संतति के आपको सबको पता है कि हमारा कौन सा बनेगा, हमारा हमारा हरे रंग, हरे तने वाला बनेगा। तो क्यों बनेगा, सबको पता है हरे तने वाला हमारा पौधा बनेगा, क्योंकि हरा जो भी कैपिटल में रहता है वह क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है। क्या होता है, प्रभावी आपका होता है। ठीक है, तो प्रभावी इसको क्या कर देगा, दबा देगा। ठीक है, तो जो हमारा जीनोटाइप क्या बनेगा, हमारा जीनोटाइप बनेगा जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी बनेगा। और से जो जी कैपिटल है इसलिए यह प्रभावी लक्षण है, और प्रभावी नहीं है, और जी स्मॉल जी प्रभावी नहीं है, इसलिए तने का रंग क्या रहेगा, हरा रहेगा। सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। F2 संतति के पौधों में आप हरे और बैगनी, ठीक है, बैगनी रंग के तने किस अनुपात में पाएंगे। ठीक है, किस अनुपात में पाएंगे। अब हमारे दूसरे में करा रहे हैं। अब हमारे को क्या संतति है हमारे पास में। ठीक है, F2 के अंदर अब हमारा क्या होता है, जीजी को, जो हमारा जो है जीजी को हम फिर से जीजी से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, इसमें भी तना हरे तने वाला है ये। ठीक है, हरे तने वाले पौधों को, हरे तने वाले पौधों से हम संकरण कराएंगे, तो जो हमारा जो बनने वाले जो पेयर्स जो बनेंगे हमारे, ठीक है, जो युग्मक जो हमारे बनेंगे हमारे, ठीक है, युग्मक जो हमारे बनेंगे वह जी जी बनेगा। पहले जी को इससे पूरा संकलन कराओगे, तो जी जी जी, और आपका एक जी और एक कैपिटल जी, एक स्मॉल जी, और स्मॉल जी को जब इससे पूरे से अभिक्रिया कराओगे तो जी, ठीक है, कैपिटल जी स्मॉल जी और जी जी स्मॉल जी, ये अब आपका बनेगा। तो आपका जीनोटाइप ये आपका हो गया। अनुपात क्या बनेगा आपका, इस जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी का आपका 3:1 बनेगा। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि आपके 3 जो पौधे आपके बनेंगे वह क्या होंगे, आपके हरे तने वाले होंगे, और एक पौधा जो आपका रहेगा वह आपका कौन सा था, बैगनी है ना, बैगनी तने वाला आपका बनेगा। ठीक है, अब अगला देखो, मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपयुक्त अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये मेंडल की खोज है। ठीक है, मेंडल की खोज है। निष्कर्ष से निकलता है, पहला निष्कर्ष से निकलता है, हरा तना बैगनी तने पर एक प्रभावी लक्षण है। ठीक है, निगर्स पहला ये निकलता है। दूसरा लक्षण ये निकलता है, अप्रभावी लक्षण बैगनी प्रभावी लक्षण के साथ मौजूद होने पर भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब क्या आएगा, अप्रभावी लक्षण जो है हमारा, अप्रभावी लक्षण जो हमारा बैगनी का था, हमारे F1 पीढ़ी में तो नहीं आया। ठीक है, मगर अब क्या आएगा, प्रभावी लक्षण के साथ, अब इसके साथ में प्रभावी जी जी था, तो इसके साथ में था, तो होने के बावजूद भी दिखाई दे सकता है, जब तक कि प्रभावी एलिन की 2 प्रतिक्रियाएं जी जी मौजूद ना हो। अब देखो दिखाई दे सकता है, दिखाई दे सकता है जब तक, जब एलिन की मतलब कि कुल मिलाकर के
ये जो जी जी का दो, जब तक हमारे दो स्मॉल कैपिटल स्मॉल जी जी ना बन जाए, तब तक मौजूद हमारे को प्रतिकृति हमारे को दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार से है एफ टू पीडी के अंदर में ये है, वन पीडी के अंदर में ये लिखना है आपको, खोजें निकट से निकलता है। नेक्स्ट हमारे कुछ और अभी 3 नंबर वाले बचे रहेंगे, उसको कंप्लीट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, पहले 23 है। दो धातुओं के नाम बताइए जिनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दो धातु के नाम जिनका उपयोग किया जाता है बिजली के तार के बनाने में, ठीक है, घरेलू बर्तन और कारखाना उपकरण बनाने के लिए, आभूषण बनाने का सजाने के लिए। तो बिजली के पहले तार को बनाने के लिए कौन से किया जाता है? तो बिजली के तार क्या, तांबा हो गया, और एल्यूमिनियम का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तांबा सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, एल्यूमिनियम कम माना जाता है। नेक्स्ट आपको देखो, हमारे को बताना है बर्तन, घरेलू बर्तन और कारखाना उपकरण बनाने के लिए। तो घरेलू बर्तन आपका कौन कौन से होता है? एल्यूमिनियम का भी होता है, तांबर का भी होता है, आपका स्टील का भी आपका होता है। ठीक है, और आपका अधिकतर जो उपकरण जो होते हैं हमारे किस में बनाया जाए, उपकरण सब जो होता है स्टील के भी बनाए जाते हैं वहां पर। और हमारा एक और रहेगा यहाँ पर, एक और चीज लिख देना, लोहा। ठीक है, लोहा का अपना फैक्ट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके उपकरण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है आभूषण बनाने और सजाने के लिए। सबको पता है, चांदी हो गया, सोना हो गया, गोल्डन और सिल्वर, AU AG से लिखते हैं बस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है। A B दोनों में से हमारे को एक का उत्तर देना है। ठीक है, कोई इसका देना चाहते हो तो इसका दे दो, इसका देना चाहते हो तो इसका दे दो। ठीक है, तो पहले देखो निम्नलिखित का कारण बताया, हमारे को निम्नलिखित का कारण बताना है, बस सिर्फ, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहला देखो, पहला हमारे से पूछा जाए, नींबू का उपयोग घुमिल को घुमिल हो चुके तांबे के बर्तनों की चमक बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, हम नींबू का उपयोग हम तांबे के जो बर्तन होता है ना, उसकी चमक को बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नींबू क्या करता है बताओ? नींबू क्या करता है? यहाँ पर देखो, इसका आंसर आपका है, तांबे के बर्तनों पर जमी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को ऊपर में तांबे के बर्तनों में जम जाता है। फिर ठीक है, की परतों को हटाने के लिए नींबू का रस तांबे के बर्तन पर लगे जंग से, ठीक है, लगे जंग से अभिक्रिया कर बर्तन को साफ, बर्तनों को फिर से चमकदार कर देता है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा है, हम क्यों करते हैं guys? कुल मिला के आप इतना भी ना भी लिखना चाहो तो इतना भी मत लिखना। तो क्या करता है, आप इतना सिर्फ लिख देना कि नींबू का जो नींबू होता है, नींबू तांबे के बर्तन पे लगे जितने भी जंग वंग होता है, ठीक है, जंग लिख देना, जंग लगे को हटा देता है, इसलिए हम नींबू का यूज करते हैं। या आपको इसका इतना लिखना, यही लिखना, बस छोड़ दो, वो मत लिखना, जो मैंने बोला वो मत लिखना। तांबे के बर्तनों पर लगी जो हमारे छाड़ के, ठीक है, जमी छाड़ के कॉपर कन्वर्ट की परत को हटाने के लिए नींबू का रस तांबे के बर्तन पर लगे जंग, ठीक है, अभिक्रिया कर बर्तनों को फिर से चमकदार बना देता है, इतना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, धातु सल्फाइड को उसके ऑक्साइड से परिवर्तित, ऑक्साइड में परिवर्तित करके और सल्फाइड एक्स से धातु निकाली जाती है। ठीक है, धातु सल्फाइड को हम क्या करते हैं, उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करके, हम धातु ऑक्साइड को, सल्फाइड को हम क्या करते हैं, धातु सल्फाइड की तुलना में, ठीक है, धातु ऑक्साइड का अपचयन करना, ठीक है, अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त करने का अधिक आसान होता है। ठीक है, अब क्या है, बात सुनिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे को धातु सल्फाइड है, को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करके सल्फाइड अयस्क में धातु निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से बोला जा रहा है कि हमारे धातु सल्फाइड जब रहेगा तो उसको हमारे को ना सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड प्राप्त करने के लिए ना, हमारे को ना सल्फाइड हम प्राप्त करना मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। अगर हम उसको धातु सल्फाइड को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे, फिर ऑक्साइड से हमारे को धातु अयस्क सल्फाइड अयस्क प्राप्त करना वह क्या हो जाता है, वह आसान हो जाता है। ठीक है, इतना हमारे से बोला जा रहा है। तो ये आपका क्यों ऐसे क्यों होता है? ठीक है, इसका कारण आपका है, धातु सल्फाइड की तुलना में धातु ऑक्साइड का अपचयन, अपचयन का मतलब समझते हो? अपचयन का मतलब ऑक्सीजन से हटाना, ऑक्साइड से हटाना, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन से हटाना करके, ठीक है, अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए कारण इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तांबे के तारों का उपयोग विद्युत संयोजन कनेक्शन में किया जाता है। क्यों किया जाता है बताओ? इसका कारण आपका है, तांबा एक उत्कृष्ट विद्युत चालक है और सस्ता भी होता है। ठीक है, एक तांबा क्या होता है, उत्कृष्ट विद्युत चालक होता है और सस्ता भी होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन इसका आएगा अथवा वाला, कमरे के द्रव्यमान पर, ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु, क्या है हमारा, कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है, सबको पता है क्या रहता है, मरकरी। ठीक है, हमारा क्या है, द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में रहता है, और उसके सल्फाइड, ठीक है, उसके सल्फाइड को
सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसके सल्फाइड को, उसका जो सल्फाइड होता है वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करके प्राप्त किया जाता है। धातु और उसके अयस्क की पहचान करना है, धातु उसके अयस्क की पहचान करना है। धातु की तो पहचान हो गया हमारा मरकरी है, और उसका अयस्क का भी अब बताते हैं हम, और उससे संबंधित अभिक्रिया भी हमारे को बताना है। ठीक है, उससे संबंधित अभिक्रिया बताइए। देखो, तो पहले धातु का नाम मरकरी है, Hg है। उसका जो अयस्क होता है उसको हम बोलते हैं सिनाबर बोलते हैं। ठीक है, सिनाबर बोलते हैं, और इसका ये होता है Hgx होता है आपका। और इसका जो हमारा जो अभिक्रिया बताना था, अभिक्रिया का बताना था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको जो सिनाबर होता है उसको हम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, इसको हम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ओस्मा देते हैं, हम उसको उष्मा देने पे गर्म करते हैं। तो हमारा जो सिनाबर होता है, सिनाबर जो हमारा सिनाबर ऑक्साइड में बन जाता है। ठीक है, सिनाबर ऑक्साइड हमारा बन जाता है। सिनाबर ऑक्साइड नहीं, हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड हमारा बन जाएगा, और फिर हमारा जो H2SO4 गैस निकल जाएगा। जो फिर इसको जो ऑक्साइड से ना, उसको ऑक्साइड को फिर से हम गर्म करेंगे तो हमारा जो मरकरी है हमारा आएगा, वह अलग हो जाता है। ये चीज है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे था। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमारा ये वाला था, ये वाला सेम ऐसा ही है। ठीक है, ऑक्साइड में ना किसी भी धातु को, धातु के एस को उसके ऑक्साइड में बदल करके ना, उससे जो धातु खाली शुद्ध धातु लेना आसान हो जाता है। तो ये हमारे को लिखना है इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं किसी क्वेश्चन को ये नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अच्छे ज्यादा बढ़ जाते हैं यार। चलो, एक सेकंड रुक जाना। चलो, तो हमारा ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आगे कुछ और क्वेश्चन बचे होंगे, उसको कंप्लीट करते हैं। एक ये क्वेश्चन बच रहा है, एक ये है, दो। ठीक है, देखो हमारा ये 35 क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। देखो, हमारा 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख का अवलोकन करें। निम्नलिखित आरेख का हमारे को अवलोकन करना है, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमारे को देने हैं। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा, ये जो हमारा आरेख है, अब ये आरेख है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो कि किरण आरेख आ रहेगा। ठीक है, और ये जो कहाँ पर बन रहा है इसका बिंदु, कहाँ पर इसका मेज क्या बन रहा है, यहीं पे बन जा रहा है। ठीक है, और मेज कहाँ पर बनता है आपका, दृष्टि पटल पे हमेशा मेज आपका बनता है। ये नेत्र गोलक हो गया, ये नेत्र लेंस हो गया, और ये नेत्र गोलक हो गया, आंख हो गया ये। तो हमेशा जो दृष्टि पे बनता है, तो ये हमारा बताना है कौन सा दोष है, पहले तो ये बताना है। दिए गए चीज है, दृष्टि दोष की पहचान करना है, इसके 2 कारण बताने हैं, और इस दोष को सुधारने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो बताते हैं। देखो, तो ये आपका पहले बोलते हैं, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हमारा जब कभी भी आगे हो जाए, ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसको, माइपो इंग्लिश में कहते हैं। इसके 2 कारण आपके होते हैं, नेत्र गोलक बहुत लंबा हो जाता है, और आपका दूसरा कारण आपका है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, बहुत कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि निकट निकट की वस्तु सारे सारे आपको दिखाई देगा, और दूर की वस्तु आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज होता है। और सुधारने के इसका जो दोष को सुधारने के लिए आपका अप्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अप्तल लेंस। और एक और चीज, अगला वाला देखो, इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी है। इसी का आंसर है, दृष्टिबाधित वाला है यही समझ लो। इसका जो ऊपर का जो आंसर है यही सेम, इसका भी आंसर वही है। देखो, बस हमारे को चित्र नहीं दिया गया इसके अंदर में। एक व्यक्ति पास की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। मैंने क्या बताया, निकट दृष्टि के अंदर में आपका क्या होता है, पास की वस्तु को देखा जा सकता है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, बस तो वही सेम आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ 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 हाँ। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने में, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, अ, करते हैं चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, 1100 वाट की एक विद्युत, ठीक है, कि एक विद्युत मोटर, ठीक है, एक विद्युत मोटर 220 वाट मुख्य धारा से जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारा क्या है, विद्युत मोटर है, एक विद्युत मोटर है। कितने वाट का विद्युत मोटर जो हमारा आएगा, 1100 वाट का है। और ये किससे मुख्य धारा, कौन से वोल्ट, कितने मुख्य धारा, 220 वाट मुख्य धारा से जुड़ी हुई है, ज्ञात करना है हमारे को। पहला हमारे को ज्ञात करना है मुख्य धारा ले, ठीक है, ले ली गई विद्युत धारा। ठीक है, मुख्य धारा से ली गई विद्युत धारा, मुख्य धारा से ली गई विद्युत धारा, विद्युत मतलब आई विद्युत धारा ज्ञात करना है हमारे को, सिंपल सा। अगला हमारे को ज्ञात करना है, यदि मोटर को 6 दिन तक, और 6 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाए तो विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा की खपत हमारे को बताना है, कितना खपत किया गया ऊर्जा।
ठीक है। नेक्स्ट आपका यदि 1 यूनिट को 5 रुपए है, मतलब कि एक यूनिट की जो दर है कि 5 रुपए है, तो खपत की गई कुल ऊर्जा की हमारी कुल लागत बताना है। ठीक है, तो आसान है, चलो करते हैं। पहला देखो, हमारे को दिया क्या क्या है, पावर दिया गया है, पावर कितना है, शक्ति कितना है हमारा 1100 वाट, वोल्टेज दिया गया हमारे को 220 वाट। तो हम यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गुने विद्युत होता है। तो हम यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, आई को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या, इसी से आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे गुने में जाके भाग में हो जाएगा। तो आई बराबर बी बटे पी बटे वी हो जाएगा। 1100 बटे में 220, जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, अब इसको काट लो, ऊपर नीचे काटोगे कितना आएगा आपका, 2 से इसको काट लो, ऐसे भी काट, 11 काट लो ना। 11 के पारे में क्या है, 22 कितने में 2 बार में आता है, 11 के पारे में 10 के 10 बार, 11 के पारे में 110 बार में 10 यहाँ पे हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो आई कितना आ गया आपका, 5 एम्पियर आपका आई निकल के आ गया, विद्युत धारा कितना है 5 एम्पियर। अब हमारे को बोला जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करना है हमारे को, और कितने दिन है आपका, टोटल 6 दिन है, और 5 घंटे प्रतिदिन चलाया गया है। तो 5 घंटे गुने 6, कितने घंटे होगा आपका, 30 घंटे हो गए। ठीक है, कुल समय 30 घंटे। अब अगला देखो, अब देखो खपत की गई विद्युत ऊर्जा की गणना किलोवाट, ठीक है, किलोवाट मतलब किलोवाट घंटे में की जाती है, जिससे और जिसे अक्सर यूनिट कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो किलोवाट जो आपका होता है, किलोवाट को हम उसको क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। और विद्युत धारा की जो ऊर्जा की जो खपत होता है ना, उसको हम किलोवाट बोलते हैं। कुल मिला के इसका जो सूत्र आपका होता है वह आपका हैगा, जो भी ऊर्जा आप खत्म करते हो, ठीक है, ई बराबर पी गुने टी होता है। पी बराबर, और ई क्या होता है आपका, किलोवाट आपका होता है। ठीक है, अब आपको हमारे को क्या करना पड़ेगा ना, इसको जो किलोवाट आपका होता है, तो हमारी जो शक्ति है ना, शक्ति को ना हमें किलोवाट के अंदर में परिवर्तित करना पड़ेगा हमारे को। क्योंकि जो पहले जो आंसर, क्योंकि जो खपत की गई ऊर्जा को हम किलोवाट में निकालते हैं, तो किलोवाट में हमारे को इसको भी, जो हमारी शक्ति आएगा उसको हमारे किलोवाट में बदलना पड़ेगा। शक्ति जो हमारे वाट में सिर्फ है, तो उसको हमें किलोवाट में बदलना पड़ेगा। तो किलोवाट में किसी भी शक्ति को बदलने के हमारे को उसको 1000 से भाग करना होता है। जब इसको 1000 से भाग करोगे, तब दो जीरो से जो 2 जीरो खत्म, 10 को 11 से भाग करो 1.1 आपका किलोवाट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता ही हैगा, आपको अब किलोवाट निकालना है। ठीक है, किलो ई निकालना है। तो आपको, हमने पी को बदला है, ठीक है, पी को यहाँ पे बदला है किलोवाट के अंदर में, तो पी गुना टी, तो अपना हमारे 1.1 को गुना करेंगे 30 से, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 33 आएगा। ई के निकल के आ गया हमारा 33। ठीक है, तो हमारा विद्युत खपत, जो हमारा विद्युत ऊर्जा की खपत कितना आएगा हमारा 30 किलोवाट आएगा। इसको 35 किलोवाट आएगा, और उसको हम 33 किलोवाट को हम यूनिट भी बोल सकते हो। जैसे कि हमारे, आप लोग के सभी के घर में कैसा आता है, सभी घर में ये ऐसा आता है कि इतने यूनिट है, 200 यूनिट आ गया, 100 यूनिट आ गया, 50 यूनिट आ गया। तो इस प्रकार से आपका यूनिट आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुल ऊर्जा की, ठीक है, कुल ऊर्जा की कुल लागत हमारे को बताना था। 33 हमारा आएगा, यूनिट कितने आया 33, और 5 रुपए से हमारा है, तो हमारे कुल लागत कितना लगा हमारा, जो पैसे हमारे कितने लगे, 165 रुपए हमारे लगे बस। तो इस प्रकार से आप करके अपने एग्जाम के अंदर में, इस प्रकार से आप निकाल के अपने घर के अंदर में कितने यूनिट का आपका आता है, कितने यूनिट आता है, उसको कितने रुपए आपके बने, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई का कुछ लेना देना नहीं है, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, तो पढ़ाई से आप सीखने का ही ये फायदा होता है। आप ऊर्जा कितना अपना यूनिट आप खर्च कर रहे हो, कितने रुपए आपको देना होगा, तो ये सब आप कर सकते हो, पता लगा सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई का ये फायदा होता है। अगला देखो, बस आज की इस क्लास का नाम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। हमारा 3 नंबर वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच गया है। ठीक है, इसको हम अभी यहीं पे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा नेक्स्ट पार्ट बनेगा, पार्ट हमारा 3 आएगा। पार्ट 3 के अंदर आपको मैं क्या करवाऊंगा, पार्ट 3 के अंदर आपके सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन बचा है, उसको कंप्लीट करा दूंगा। 4 नंबर वाले पूरे क्वेश्चन बचे हैं, 5 नंबर पूरे क्वेश्चन बचे हैं, सभी कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर में। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लेना, और वीडियो को लाइक कर दो। ये 2 काम करना जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लस में सारे सारे, और आपको जो मैं बताया इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। पार्ट 1 का वीडियो भी, पार्ट 1 इस वाले क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 का वीडियो भी देख लेना। इससे पहले 2 क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हैं, उसका भी वीडियो देख लेना, और अपने 80 में से 80 मार्क्स को पूरे पक्के कर लेना। ठीक है, तो फटाफट से जाओ, वीडियो को चेक मारो, फटाफट से देख लो, अपनी तैयारी पूरी पक्की कर लो। 11 तारीख को आपका एग्जाम आएगा। ठीक है, मैं भी लगता हूँ आपके लिए नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।